हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो बच्चे ये लेक्चर्स आपके लिए ही बनाए जा रहे हैं, जीरो टू आईआईटी हीरो। और आज अगर आप ये निर्देशांक ज्यामिति छोड़ चुके हो ना, अरे अच्छे से देख लो, भला हो जाएगा। ये लेक्चर्स को ध्यान से देख लो, सर्कल से स्ट्रेट लाइन वाले बहुत सब क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बस बेशर्त है जो बताया जा रहा है अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो। क्या क्लियर है? अरे हाँ सर, एडवांस वाली, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वो भी आराम से। तो प्राचलिक बिंदु आज अपन देखेंगे दीर्घवृत्त में। क्या क्लियर है बच्चे? चलिए स्टार्ट करें। तो बिल्कुल बच्चे, तीन चीजें हैं यहाँ पे। सहायक वर्त, प्राचलिक बिंदु, उसके अंदर कोण। सहायक वर्त क्या होता है, क्यों ये सहायक, अरे सहायक वर्त है तो ऑक्सिलरी सर्कल इसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है क्या? हाँ, तो सहायक मतलब सहायता करने वाला। क्या होता है तो दीर्घ एक्स को व्यास मानकर बनाया गया वर्त। तो देखिए बच्चे, अपने यहां पे एक दीर्घवृत्त बनाते हैं। अब ये दीर्घवृत्त मैं ले लेता हूं, यही वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहां पे ए ग्रेटर देन। अपना मानक दीर्घवृत्त ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। बन जा भाई, ये दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त है आपका ये वाला। अब सहायक वर्त क्या है? सहायक वर्त क्या है? दीर्घ एक्स को व्यास। अब दीर्घ एक्स ये, तो इसको व्यास मानकर जब वर्त बनाओगे तो वो वर्त कैसा जाएगा? ऐसा ही जाएगा वो तो दीर्घ वर्त, दीर्घ एक्स को व्यास मानकर बनाया गया वर्त सहायक वर्त होता है। अगर आप इसको व्यास मानोगे तो ये इसका केंद्र आ जाएगा, ये इसका केंद्र आ जाएगा, और ये वाले इसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो आर का मान कितना है? देखिए बच्चे, ए है क्या? अरे ये लंबाई ए, तो ये ही इसकी त्रिज्या है। तो दीर्घ एक्स को व्यास मानकर बनाया गया वर्त क्या कहलाता है? सहायक वर्त। तो सहायक वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, त्रिज्या कितनी है? ए त्रिज्या है तो ए स्क्वायर। तो ये तो बात हुई इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो बहुत ही छोटा सा है, क्यों ये लिया गया है तो। और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं डायरेक्टर सर्कल और ये ऑक्सिलरी सर्कल। एक है सहायक वर्त, एक होता है नियामक वर्त। वो अपन स्टडी करते आ रहे हैं, वो वही है। पर इसके लिए ध्यान से सुन लो, सहायक वर्त, ऑक्सिलरी सर्कल, इंग्लिश भी देख लो, तो ये है दीर्घ एक्स को व्यास मानकर बनाया गया वर्त। अगर मान लो यहीं पे बी बड़ा होता तो वो अपना दीर्घवृत्त ऐसे बनता क्या? तो फिर अगर बी बड़ा होता तो क्या आंसर आता बताओ? तो वो ऐसे वाला बनता, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाता क्या? अरे सहायक वर्त यह हो जाता क्या? अगर बी बड़ा होता तो फिर अपना दीर्घवृत्त ऐसे बनता, तो फिर उसका त्रिज्या क्या हो जाती? बी हो जाती। क्या ये बात अपन ध्यान में रख सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चे, ये पहला काम। अब दूसरा है प्राचलिक बिंदु। तो इसको मैं आपको एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिख के देता हूं इसी को। देखिए बच्चे, इसको सुंदर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बच्चे, यहां पे दो संख्याएं, उनके वर्गों का योग 1 है। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 1 है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनके वर्गों का एक आता हो और थोड़ी फेमस भी हो। अरे ऐसे ही निकालते हैं प्राचलिक बिंदु। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनके वर्गों का योग 1 हो और थोड़ी फेमस भी हो। अरे हाँ, साइन थीटा कोस थीटा, बिल्कुल सही बोला। तो मतलब कैसे? एक्स बाई ए को अपन कोस थीटा रख देंगे और वाई बाई बी को अपन क्या रख देंगे? साइन थीटा। तो देखो आ गया क्या काम। तो x का मान क्या आ गया? यहां से x का मान आ गया a cos थीटा, और y का मान क्या आ गया यहां से? b sin थीटा। तो ये बच्चे अपना प्राचलिक बिंदु है। तो प्राचलिक बिंदु क्या आ गया बच्चे? प्राचलिक बिंदु क्या आ गया? प्राचलिक बिंदु पैरामेट्रिक पॉइंट है ना। प्राचलिक बिंदु को किससे देखते हैं? पी थीटा से। यहां पी थीटा लिखेंगे तो पी थीटा क्या हो जाएगा? पी a cos थीटा, b sin थीटा।
अब देखो ये कोई सा ही दीर्घवृत्त हो जाए, ए बड़ा हो बी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दीर्घवृत्त का समीकरण ये है ना, ए बड़ा हो बी छोटा हो कुछ भी हो हमेशा यही होगा। देखो इसमें कहा ए छोटा बड़े की कोई बात ही करी है क्या मैंने? अरे कुछ भी नहीं बोला ना। ये इसका स्क्वायर का सम 1 तो ये x, तो ये सभी के लिए होगा। ये हमेशा ना, ये वाली चीज हमेशा। तो प्राचलिक बिंदु क्या होगा? ए cos थीटा बी sin थीटा। सर याद रखना क्या? बिल्कुल सर, पक्का ही 100% याद रखना है। अच्छा सर लिख भी दो, लिख दें, चलो यार, चलो यहां पे लिख देते हैं राज की बातें हैं भाई ये। तो प्राचलिक बिंदु आराम से आ जाएगा। अब बच्चे इस प्राचलिक बिंदु का मतलब क्या है? हाँ, ये इसके ऊपर बिंदु है, पर ये थीटा किसको दर्शाएगा? यहां पे थीटा किसको दर्शाएगा? थीटा क्या है? तो वो सब चीजें देखते हैं। तो देखिए बच्चे, ये जो प्राचलिक बिंदु लाने के लिए अपने को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वर्त है, इसके ऊपर प्राचलिक बिंदु लिखना है। अगर ये थीटा है तो वर्त का प्राचलिक बिंदु क्या आ जाएगा? ए cos थीटा ए sin थीटा। ये वर्त का प्राचलिक बिंदु तो अपन जानते हैं ना बच्चे, वर्त का प्राचलिक बिंदु अपन जानते हैं ए cos थीटा ए sin थीटा। पता ना, अरे अगर थीटा कौन बना रहा हो तो ए cos थीटा ए sin थीटा आता है। अब अगर मुझे अपने वाले को लाना हो तो देखिए बच्चे क्या करते हैं, अपने वाले का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो ए cos थीटा है, तो अपन कहते हैं यहां से परपेंडिकुलर डाल देते। और ये जो बिंदु आया ना बच्चे, इस बिंदु का तो मुझे ये बताओ, इस बिंदु का देखो ये लंब डाला है मैंने यहां से, अगर मैंने यहां से लंब डाला है तो इसका जितना एक्स निर्देशांक है उतना ही इसका रहेगा। भाई ये तो ऐसी रेखा है ना, तो इस रेखा पे एक्स निर्देशांक क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो ये बिंदु P है। तो बिंदु P के लिए मुझे ये बताओ, तुम P के लिए मुझे ये बताओ एक्स निर्देशांक कितना रहेगा P के लिए? बिंदु P का एक्स निर्देशांक अरे उतना ही रहेगा जिसका जितना इसका है, तो ए cos थीटा। अब इसका y निर्देशांक कैसे निकालें साहब? इस बिंदु P का x निर्देशांक ए cos थीटा है क्योंकि ये ऐसी रेखा है। y निर्देशांक निकालें कैसे? तो इस दीर्घवृत्त पे एक बिंदु मिला जिसका x निर्देशांक ए cos थीटा है, y निर्देशांक निकालेंगे, क्या करेंगे? इसको उठा के इसमें डाल देंगे। इसको अरे भाई ये तो बताया था ना मैंने, किसी भी वक्र पर अगर एक बिंदु का x निर्देशांक मिल जाए तो y निर्देशांक कैसे निकालते हैं? उसको वहां डाल के y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको यहां डालो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए ये ए से ए कट जाएगा उधर जाके, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो आ जाएगा कितना बच्चे? sin स्क्वायर थीटा। और देखो y बराबर बी sin थीटा। प्लस माइनस आएगा पर वो नहीं लेंगे ना अपन, और अच्छा दिखने वाला लेना यार, गंदी सी सूरत का थोड़ा ले। तो इसलिए एक्स निर्देशांक इसका ये आया और वाई निर्देशांक, तो ये इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। तो थीटा यहाँ क्या होता है? थीटा यहाँ होता है मतलब उत्केंद्र कोण, इसेंट्रिक एंगल, उत्केंद्र कोण। और थीटा का रेंज कहां से कहां होगा? थीटा का रेंज, अब देखो थीटा इस वर्त में यहां से यहां तक पूरे कहीं पे भी हो सकता है कि ये बिंदु क्यू, इसको क्यू नाम दे देता, तो ये बिंदु क्यू कहीं पे भी हो सकता है। मतलब थीटा का मान 0 से 2 पाई में कुछ भी हो सकता है। अरे भाई पूरा एक वर्त एक साइकिल कर जाएगा ना ये, तो इस बिंदु को यहां तो 0 से लेके 2 पाई में थीटा कहीं पर भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, और एक और बात, जो ये P और Q है, इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? बिंदु P तथा Q संगत बिंदु कहलाते हैं। बिंदु P तथा Q संगत बिंदु कहलाते हैं, संगत बिंदु कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? संगत बिंदु कहलाते हैं। बिंदु P और Q को क्या कहते हैं बच्चे? संगत बिंदु कहते हैं। P इस पे है, Q इस पे, तो इनको संगत बिंदु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों इसका जरूरत पड़ा? तो देखिए बच्चे, जब आप इस P का कोऑर्डिनेट लिखते हो ए cos थीटा ए बी sin थीटा, तो अगर अपन P को मूल बिंदु से मिला देंगे और P को मिला देंगे तो जो एंगल आएगा वो थीटा नहीं आएगा। ध्यान रख लो, वापस लिख लो ध्यान से। अगर बिंदु P को मूल बिंदु से बिना मिला दिया
तो जो कोण आएगा वो थीटा नहीं आएगा। क्यू को जब आप मूल बिंदु से मिलाओगे तब कोण थीटा आएगा। तो ये सबसे बड़ी भयानक गलती करते हैं यहां बच्चे कि वो पी को मूल बिंदु से मिला देते हैं और बोल देते हैं ये थीटा नहीं है। तो इसीलिए इस सहायक वर्त की जरूरत पड़ी, इसकी सहायता अपने को लेनी पड़ी कि पी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, अगर उसको मूल बिंदु से मिलाएं तो क्या वो थीटा कोण बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब उसके संगत बिंदु को जो कि वर्त पे है उसको जब बनाएंगे तो वो थीटा कोण। तो ध्यान रखना, अगर कभी ये बोला जाए कि एक दीर्घवृत्त है जिसपे एक बिंदु है तथा उसके एक संगत बिंदु है, तो बिंदु को ए cos थीटा बी sin थीटा मानेंगे और उस संगत बिंदु को ये, मतलब वो वर्त पे है, तो ए cos थीटा ए sin थीटा मानेंगे। याद रह जाएगा। तो यहां बच्चे फिर से बता दे रहा हूं मैं, 4 चीजें आई हैं और बहुत ही गजब की चीजें। पहला सहायक वर्त, दूसरा प्राचलिक बिंदु, तीसरा उत्केंद्र कोण, चौथा सहायक बिंदु, ये संगत। तो चारों चीजें बहुत अच्छे से एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए, नहीं कहीं भी आपको ये लुढ़का सकता है। तो क्या ये बात क्लियर है बच्चे? सहायक वर्त क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि उसको समझाने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है, और डेफिनेशन याद रखोगे तो समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचलिक बिंदु रटना ही है, चाहे कुछ भी हो यही होगा, थीटा यही होगा, यही। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, दीर्घवृत्त बच्चों वाले 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं। दीर्घवृत्त पर बिंदु ज्ञात करें जिसका उत्केंद्र कोणीय हो। दीर्घवृत्त पर बिंदु ज्ञात करें जिसका उत्केंद्र, तो ये दीर्घवृत्त थोड़ा अच्छा लिखो, अरे भाग दे दो उसका। बच्चों वाले क्वेश्चन है भाई बच्चे, आप खुद से ही कर सकते हो। ए cos थीटा बी sin थीटा यही होता है। तो ए का मान बोलो, ए का मान दिख रहा है ना, ए स्क्वायर का मान ये है, तो ए का मान 5 और cos थीटा मतलब cos π/3, और बी का मान 2 sin π/3। मैंने प्लस ही क्यों लिया? ए स्क्वायर का मान 5 था तो एक का मान मैंने प्लस ही क्यों लिया? क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं अपन ए और बी पॉजिटिव होते हैं, ए और बी धनात्मक होते हैं। हाँ, तो ये बोलो, मान रख दो इसका। cos 60 डिग्री 1/2 और 2 इंटू साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री ये, तो p क्या आ गया? √5/2 और q क्या आ गया बच्चे? √3। क्या ये बात क्लियर है? तो बहुत बच्चा कर लोगे ना? हाँ बिल्कुल। आगे वाला बताओ, दीर्घवृत्त के बिंदु का उत्केंद्र कोण। इस बार क्या बोल दिया? इस बिंदु के लिए उत्केंद्र कोण कितना? मतलब इस बार को इसको पूछ लिया, किसका मान पूछ लिया? थीटा का मान पूछ लिया। तो बच्चे बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अगर त्रिकोणमिति नहीं आता तो बच्चे यहां अटक जाओगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चे, x²/5 प्लस y²/4 इक्वल टू, मान लेते हैं वो थीटा है, तो इसका बिंदु क्या आएगा? P क्या आएगा? a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा, मतलब थीटा का a का मान कितना है? √5 cos थीटा, b का मान कितना है? 2 sin थीटा, बराबर ये जो बिंदु P अपन ने माना है थीटा, तो ये इसके बराबर ही आना चाहिए भाई। इसको और इसको तुलना कर देगा इसका, तो इससे तुलना करोगे तो क्या मिलेगा? तुलना करोगे तो देखो, √5 cos थीटा इक्वल टू माइनस का √5/2 और 2 sin थीटा इक्वल टू √3। तो क्या आ रहा है? cos थीटा आ गया है माइनस का 1/2 और sin थीटा आ गया है तथा sin थीटा आ गया आपका √3/2। अब बच्चे त्रिकोणमिति आता है तो थीटा का मान निकाल के बताओ। तो देखिए, सबसे पहला काम ऐसा सिचुएशन में करेंगे, ये देखो cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, sin थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। तो इन दोनों का कौन से में मिलाप हो रहा है? अरे इनका ये थता है, मतलब इंटरसेक्शन, तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा थीटा। अरे फर्स्ट समझ गए ना थीटा? अरे भाई ये फर्स्ट सेकंड में हो सकता है, ये सेकंड थर्ड में, तो कॉमन कौन है? सेकंड। अब थीटा का मान कितना आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पर कितना मान आएगा? तो इसके लिए देखिए बच्चे, अगर देखो आपको पता है आराम से निकाल, नहीं तो मैं एक बहुत ही प्यारा तरीका बता रहा हूं आपको, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ऐसा है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए बच्चे, देखिए ध्यान से,
थीटा का पहले केवल मान निकालो। ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें कोस थीटा का मान 1/2, साइन थीटा का मान √3/2, 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री हो गया। साइन वाइन भूल जाओ, केवल मान देखो 60 डिग्री पे होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो पाई मतलब 180 माइनस थीटा मतलब 60 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया, 120 डिग्री। क्या बोला मैंने, पहले केवल मान निकाल लो। ऐसा थीटा का मान बताओ जब वैल्यू कोस थीटा 1/2, साइन वाइन भूल जाओ, और इसका तो 60 डिग्री पे। फिर सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा, तो 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आराम से कर पाएंगे अगर छोटा सा त्रिकोणमिति अपने को पता है तो। हाँ, आगे आइए। यदि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 2 है तो उसका उत्केंद्र कोण, मतलब थीटा ही काट रहे। तो दीर्घवृत्त की किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 2 है, तो मान लेते हैं बिंदु, माना वो बिंदु क्या है, P, A cos थीटा, B sin थीटा। और इस वाले दीर्घवृत्त के लिए A बोलो बच्चे √6 cos थीटा, √2 sin थीटा, ये आएगा। इसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु कौन, 0 0। इसकी 0 0 से दूरी कितनी है, OP बराबर 2 है। दूरी सूत्र लगा दो बच्चे, दूरी सूत्र लगाओ, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अरे दूरी सूत्र तो आता है सबको, बिल्कुल। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो दूरी सूत्र लगाते ही आ जाएगा, वर्क करना ही पड़ेगा। तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, ये एक त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसको आपको सॉल्व करना है बच्चे। क्या इसको हल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे। देखो अगर अपने को आता है तो इसमें से 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको दे दो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 प्लस 2, अरे 2 cos स्क्वायर थीटा इसमें मिला दो, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये मिलके 2 हो जाएगा, तो 4। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। इस समीकरण को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका जो है वो ये है। अगर नहीं आता तो देख लो, तो इसको मैं लिखूंगा cos थीटा इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा, अरे एंड रूट नहीं करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/4। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा होता है, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का, अरे cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा, अगर ऐसा होता है तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा कहां से कहां होगा, 0 से 2 पाई। तो थीटा के वो वैल्यूज निकालो जो 0 से 2 पाई में है। तो n का वैल्यू 0 डालो बच्चे। अगर n का मान 0 डालोगे तो देखो 2 मान आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस वाला तो ले ही नहीं सकते, इसलिए प्लस वाला। फिर थीटा का मान n का मान 1 डालो, n पूर्णांक होता ना, n का मान 1 डालो, तो पाई माइनस π/4, पाई प्लस π/4, तो पाई माइनस π/4 3π/4 हो जाएगा, और पाई प्लस π/4 5π/4। n का मान 2 डालो, 2 डालोगे तो 2 पाई माइनस π/4, तो वो तो 7π/4 हो जाएगा। और आगे तो 2 पाई प्लस π/4, वो 2 पाई से आगे चले जाएंगे। तो इसलिए थीटा के कितने मान होंगे बच्चे, केवल 4 मान। 4 मान थीटा के होंगे। देखिए ध्यान से, यहां के बाद त्रिकोणमितीय समीकरण है, इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, ये, और n यहाँ पे होता है क्या, पूर्णांक, n होता है यहाँ पे इंटीजर, तो इंटीजर मान डाल दो n की। तो n के पूर्णांक मान डाल के थीटा के वो मान लाओ जो 0 से 2 पाई। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और एक और चीज देखो, अपने को पता भी होना चाहिए कि ये 4 आंसर क्यों आ रहे हैं। देखो अगर कोई पॉइंट एक यहां है जिसकी यहां से दूरी 2 है, इसकी यहां से दूरी 2 है, तो बिल्कुल बच्चे एक बिंदु यहां पे भी होगा कि जिसकी यहां से दूरी 2 होगी, एक यहां पे भी होगा, एक यहां पे, तो 4 बिंदु आएंगे ना। अगर कोई बिंदु यहां है, उसकी यहां से दूरी 2 है, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। क्या ये बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। तो आराम से हो जाएगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। तो ये नया कंसेप्ट सीखा था, उस पर बिल्कुल बच्चों वाले 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगर ध्यान से कर लोगे ना तो जिस भी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगेगा आप आराम से लगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति देखिए, वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति देख चुके,
परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति देख चुके, तो इसमें प्रूफ बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा अगर दीर्घवृत्त है तो इसमें बिंदु या तो बिंदु अंदर होगा, या तो बिंदु इसके ऊपर होगा, या तो बिंदु इसके बाहर होगा। तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, अंदर बाहर। अब देखो अगर मैं इसको एस बोल रहा हूं और ये बिंदु पी है, तो S1 क्या होता है, यही होता है क्या? इसमें बस एक बात खास, S1 क्या होता है, ये वाला बिंदु इसमें डाल दो, ये वाला बिंदु इसमें डाल दो, और सब जगह रिजल्ट सेम रहे, इसलिए ध्यान से देख लेना। यहाँ एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर धनात्मक होने चाहिए, एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर धनात्मक। अरे देखो जैसे परवलय में अपन ने बोला था वर्ग वाला धनात्मक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, परवलय में बोला था क्या कुछ, परवलय में बोला था क्या? अरे वर्ग वाला धनात्मक S1 लिखते टाइम याद है? अरे सर उसको याद रखना था, नहीं बावड़े हो गए क्या? एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर एक्स वहां पे था वर्ग वाला धनात्मक होना चाहिए, और यहाँ क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर धनात्मक, तो फिर पता ही है यदि S1 ग्रेटर देन 0 है तो क्या बिंदु बाहर, बिंदु कहां होगा, बाहर। और यदि S1 बराबर 0 है तो बिंदु दीर्घवृत्त के ऊपर है ना, दीर्घवृत्त के ऊपर, ऊपर का मतलब उसके खुद के ऊपर, यहां ये वाला। और अगर यदि S1 लेस देन 0 है तो बिंदु अंदर होगा दीर्घवृत्त के। देखो S1 ग्रेटर देन 0 तो बिंदु बाहर होता है, S1 बराबर 0 तो दीर्घवृत्त के ऊपर, और S1 लेस देन 0 तो अंदर। तो इसके बहुत ही गजब के क्वेश्चन सर्कल में कर रखे, करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देख के आए हो ना, कोई जरूरत नहीं है कोई क्वेश्चन करने की। फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं, सो दैट कोई कंफ्यूजन आपको ना हो जाए। तो बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति 3 पॉसिबल है, सीधा सीधा कंडीशन है, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। चलो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, यदि बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर है तो लेमडा ज्ञात करें, यदि ये बिंदु इस दीर्घवृत्त के अंदर है तो लेमडा ज्ञात करें। तो सीधा सीधा S1 लेस देन 0। अगर बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर है तो S1 लेस देन 0, और S1 क्या होता है, ये वाला बिंदु इसमें डालना होता है, तो इसको S1 क्या हो जाएगा, ये बिंदु को इसमें डाल दो। बस ध्यान ये रखना होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव है माइनस। अरे भाई ऐसे लिखोगे ना आप, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9, तो ये लिखोगे S, तो S1 ही आएगा लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 0। 2 का डिवाइड कर दो, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। ये छोटी सी इनइक्वालिटी एसएमई का बच्चे सोल्व करना आता है क्या? अरे बहुत छोटी सी एसएमई का है, -2 और 2। ये इसके क्रिटिकल बिंदु, इधर प्लस फिर माइनस प्लस, लेना कौन सा है, इसका मान ऋणात्मक। तो ये एसएमई का भाग है, तो लेमडा बिलोंग्स टू -2 से 2। तो ये आंसर, तो आराम से कर सकते हैं क्या? अगर ये बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर है तो खत्म, पूछना ही नहीं है किसी को, आराम से आंसर आएगा। क्या बात क्लियर है? तो बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष स्थिति जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं सर, कोई पंगा नहीं। रेखा तथा दीर्घवृत्त ये भी कर चुके हैं, वर्त में कर चुके हैं, और किस में कर चुके हैं, परवलय में कर चुके हैं। तो बस बिल्कुल वही बात है बच्चे, अगर एक दीर्घवृत्त ऐसा है तो या तो रेखा ऐसी हो सकती है, या तो रेखा ऐसी हो सकती है, या तो रेखा ऐसी हो सकती है। ये क्या घर वाली, ये क्या पड़ोस वाली, ये क्या बाहर वाली, बस। तो ये तो है प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या है स्पर्श रेखा, और ये क्या बाहर वाली बाह्य रेखा। सर ऐसे ऐसे नाम बताता, ठीक है ठीक है, अरे समझते ना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल, तो करते क्या है इसमें, अपन करते क्या है, किसी को याद है? तो क्या होता है, रेखा तथा दीर्घवृत्त से x या तो x में या y में, x या y में द्विघात प्राप्त करें, द्विघात प्राप्त करें। x या y में द्विघात प्राप्त करनी है आपको।
द्विघात x या y में अपन द्विघात बनाएंगे अगर रेखा और दीर्घवृत्त से, तो बच्चे उससे जो x के मान आएंगे वो क्या आएंगे? हाँ, अरे मान लो मैंने x में द्विघात बना ली इस रेखा और इस दीर्घवृत्त से, मतलब मैंने y को हटा दिया, तो जो x के मान आएंगे वो क्या आएंगे? हाँ, ध्यान से सुनो बच्चे, ध्यान से सुनो, क्या आएंगे? जो x के मान आएंगे वो क्या आएंगे? उस रेखा और उस दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। उस द्विघात से जो x के मान आएंगे वो क्या है? इस रेखा और उस दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। तो फिर अपन क्या लिखते हैं? यदि द्विघात में अब देखो, जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है, तो अगर ए वाला केस है तो क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे। तो देखो, इस दीर्घवृत्त और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु तो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। मतलब x के 2 मान आने चाहिए क्या? x के 2 अलग अलग मान आने चाहिए क्या भाई? x के 2 अलग अलग मान आने चाहिए ना। अरे यार, ये दीर्घवृत्त और ये रेखा 2 अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब उस द्विघात के 2 वास्तविक तथा भिन्न मूल आने चाहिए। तो मतलब इसके लिए उस द्विघात का d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्या? अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, और उसके लिए d ग्रेटर देन 0। स्पर्श रेखा मतलब दोनों ही मूल यहीं आ गए क्या? तो इसके लिए d 0 आना चाहिए, और बाहर वाली रेखा के लिए d लेस देन 0। भाई वास्तव में ये रेखा इस दीर्घवृत्त को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही, मतलब उसके, अरे वो तो कल्पना ही कर रही है कि मैं भी इसके कुछ करती, पर कर ही नहीं पा रही। मतलब वास्तव में ये रेखा इस दीर्घवृत्त को ना तो कट कर सकती है ना ही स्पर्श कर सकती है। मतलब उस द्विघात के मूल कैसे आएंगे? काल्पनिक। समझ गए क्या? अरे अब मैं बस कोड वर्ड इतना काफी है यार बच्चे। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उस द्विघात का d ग्रेटर देन 0 कर देना, स्पर्श रेखा है d 0 और बाह्य रेखा है d लेस देन 0। सर ये क्या बोल रहे हो? तो ध्यान से देख बच्चे, परवलय का जाके क्या बोला था, वर्त परवलय देख, क्या मजा आएगा फिर। और फिर ये तो कुछ लगेगा ही नहीं कि सर अच्छा वही हो गया था, बस आप तो ऐसे ही बता रहे थे कि हमें थोड़ा सा जोश आ जाए, तो वही वाली बात है बच्चे। हाँ, रेखा और दीर्घवृत्त बहुत सिंपल बात है। हाँ, आगे चलिए बच्चे। स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है? हाँ, और एक रेखा अगर किसी को स्पर्श करती है तो वही, तो यदि रेखा y बराबर mx प्लस सी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 को स्पर्श करती है तो सी, जो सी का मान आएगा वही तो प्रतिबंध होता है। अगर ये रेखा इसको स्पर्श करती है तो जो सी का मान आएगा वही प्रतिबंध होता है। तो कैसे करेंगे बच्चे? ये रेखा इसको स्पर्श करे, मतलब इसको ये स्पर्श कर रही है मतलब क्या? इससे और इससे, या तो x में द्विघात ले आओ या तो y में। तो इससे y का मान उठा के यहां डाल देते हैं, तो क्या आएगा बच्चे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई का मान उठा के डालो तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा कर दो और ओपन भी कर दो। तो ए स्क्वायर इंटू इसको एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2mc इंटू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यार अब देखो, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु क्या आने चाहिए? समान ही आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। अरे दोनों d0 क्या दोनों बिंदु एक ही जगह आ गए, मतलब दोनों मूल समान, तो d0 बिल्कुल बच्चे d का मान 0 कर दो। इसका d0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मुझे तो बी स्क्वायर 2mc ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी की जगह ये बच्चे। अरे द्विघात तो जानते हैं ना अच्छे से। अब देखो तो ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस इसको गुणा कर दो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे और गुणा कर दो तो ए बी और उससे, तो प्लस 4a स्क्वायर बी की पावर 4
इसको ऐसे करेंगे -4 a⁴m² प्लस 4 a⁴, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ किसको किसको कर दिया, 4a²c इसको कर दिया 4a² फोर इसको कर दिया अपन ने, देखो इसको कर दिया अपन ने, पहले इसको 4a² इसको करा, फिर इसको इससे कर दिया तो 4a² b⁴ आ गया, फिर अपन ने इसको इससे कर दिया तो ये आ गया। अब उसको इससे कर रहे हैं तो प्लस का 4 a⁴ b²m² ये आएगा इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कर लो। अरे बच्चों की तरह तो कर दिया, और क्या चाहिए आपको, ये कट गया और देखो ये 4a² b²c² इधर आ जाएगा और उधर चले जाएगा 4a² b⁴ प्लस 4a⁴ b²m²। क्लियर है क्या? अब अगर आप बहुत अच्छे ध्यान से देखो, ये 4a² b² कट जाएगा, 4a² b² काटोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, c² इक्वल टू b² प्लस a²m²। ध्यान से देख लो, a² b² काट दो तो यहाँ b² बचेगा, यहाँ a²m² बचेगा और यहाँ c²। तो c का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस a²m² प्लस b²। तो ये आ गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध। c का मान प्लस माइनस √a² प्लस m² प्लस b²। तो अब देखो बच्चे, अगर ये रेखा, इस रेखा में मैं c की जगह ये रख दूं तो ये रेखा क्या करेगी बच्चे, हमेशा ही इसको स्पर्श करेगी। क्या अगर मैं इस रेखा में c का मान ये रख दूं तो ये रेखा इसको स्पर्श करेगी, मतलब ये इसकी स्पर्श रेखा है। इस रेखा की ढाल भी कितनी है, m, तो मैं ये लिख दूंगा, ये क्या है, m ढाल वाली स्पर्श रेखा, m ढाल वाली स्पर्श रेखा। ये क्या है बच्चे, m ढाल वाली स्पर्श रेखा। ये क्या है बच्चे, m ढाल वाली स्पर्श रेखा। क्या ये बात क्लियर है? तो देखिए बच्चे, स्पर्श करने का प्रतिबंध कब लगाते हैं, जब कभी भी आपके पास, याद करने का तरीका आगे बताऊंगा, अभी के लिए तो ध्यान में रख लो, बाकी आगे मैं बताऊंगा कैसे याद करते हैं इसको। हाँ, तो स्पर्श करने का प्रतिबंध कब लगाते हैं? यस बच्चे, अगर ऐसा बोला जाए कि एक रेखा है और वो किसी वक्र को स्पर्श कर रही है तो उस टाइम अपन स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा देंगे। या ऐसे बोल दे, एक रेखा है जो इस वक्र की परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय की स्पर्श रेखा है, तो वहां पे अपन स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, तो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा काम, d = 0 लगाया। हाँ, तो अब आते हैं, यदि रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो लैम्डा ज्ञात करें। यदि ये वाली रेखा इसको स्पर्श करती है तो बात आ गई ना। तो c बराबर क्या कर दोगे, प्लस माइनस, c का मान बराबर प्लस माइनस √a²m² प्लस b²। अब ये मान कहां से लाने होते हैं वो देख लो, वो मान कहां, तो देखो ये है तो x + y = लैम्डा, तो यहां से दो मान आएंगे, एक तो m कितना है इस रेखा का, -1, एक है c क्या है इस रेखा का, y अंतःखंड। c क्या होता है, रेखा का y अंतःखंड। तो इसके लिए x का मान 0 डालो तो y का मान कितना आ जाएगा, लैम्डा। तो मतलब c का मान कितना आ गया, लैम्डा। y अंतःखंड निकालने के लिए बताया हुआ ना बच्चे, अरे हाँ वैसे देख लो यार, या फिर x का मान 0 डाल दो तो जो y का मान आता है वही क्या होता है बच्चे, y अंतःखंड। ये y अंतःखंड है, ऐसे ही निकालते हो क्या y का अंतःखंड, या फिर इसको y = mx + c में ले जाके निकाल लो। तो ये आ गया c और a का, m और c का वैल्यू। यहां से इसको थोड़ा अच्छे से लिख के किसका वैल्यू लाना पड़ेगा, a² और b² का। तो यहां से बोलो a² का वैल्यू 2, b² का वैल्यू 4। तो सीधा सीधा लिख दो, सीधा सीधा c का वैल्यू लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस √a², का वैल्यू 2 इंटू m² -1 का होल स्क्वायर प्लस b² का 4, तो लैम्डा बराबर +-6 रूट का। अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, अपन ने जो भी अभी प्रूफ, ये तो समझ गए ना रे, a² b² सीधा सीधा वैल्यू रख दिया। यहां पे देखो अपन ने प्रूफ किया है, इसमें a > b और b > a, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं।
मतलब दोनों के लिए सेम, दोनों के लिए ये लिख लेना। कई बार जब बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो फिर वो एग्जाम में जब बैठते हैं उनको ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं कि ये स्पर्श रेखा का जो ये कंडीशन था सर, ए बड़ा बी बड़ा, इससे डाउट्स आने लग जाते हैं फिर। तो इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं आया है, कोई भी प्रतिबंध नहीं आया है बच्चे ऐसा। तो सीधा सीधा ये तो ए बड़ा हो बी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर आएगा। तो इसलिए इससे कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। क्या बात क्लियर है? अरे अब ए बड़ा है बी बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पर्श रेखा और अभिलंब में। क्या बात क्लियर? बिल्कुल। हाँ, तो ये कर लेंगे ऐसा। और देखो बच्चे, जो पहले मैंने सर्कल और परवलय में बता दिया ना आपको, वर्त और परवलय में, तो उसको ध्यान से देखियो ना, तो ये पैराबोला इलिप्स तो ऐसे हो जाएंगे, अरे अपने आप ही हो जाएंगे। जो परवलय में इसमें नई चीजें थी वो तो अपन ने कर ली है, और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। अगर आप सब वीडियोस का जाके देखोगे ना तो बहुत ही कम टाइम में, और वो भी एडवांस लेवल तक। अगर ऐसे वीडियो चाहते हो, अच्छा ऐसा तो नहीं सर का आजकल कॉन्फिडेंस कम तो नहीं हो गया? क्या कर रहे हो सर? लग तो रहा है, क्या शेयर वेयर नहीं कर रहे क्या? तो बिल्कुल बच्चे उस चीज को ध्यान में रखिए। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें, और कमेंट तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर दिया, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।